सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हम बात करेंगे, जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिज मिनरल्स को अवशोषित एब्जॉर्ब करती हैं। जिस मैदान में 1 टन बीज बोए जाते हैं उन उसे 1 टन जमीन भी बोलते हैं। बात करेंगे, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगी और फसल कम होगी। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब है, गन्ना है, केला है आदि। छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। बड़े पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से ज़्यादा गहराई तक हो जाती हैं। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तक तथा पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों पादप खाद्य फैक्ट्रियां हैं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं, जल तना शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा ऊर्जा सोलर एनर्जी संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। बात करेंगे झूम की खेती। झूम फार्मिंग। झूम की खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह में जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह की जैसे बीज, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानीय स्थानांतरित खेती। झूम की खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। जंगल क्या है? जंगल अधिकार कानून 2007, राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से एक जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण। जंगल का सरिसप प्रिवेंशन वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बात करेंगे कृषि। कृषि क्या होती है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों और फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज़ करने से ज़मीन जो होती है वो बंजर हो जाती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। लॉयस पवन मृत्तिका वह मृत्तिका है जो पवन द्वारा उड़ाकर दूर दूर जमा हो जाती है। फसल की बात करेंगे। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। प्रमुख खरीफ की फसलें हैं जैसे धान है, मक्का है,
ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कपास है आदि जो फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। बात करेंगे रबी की फसल। रबी की फसल यह अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। प्रमुख रबी की फसलें हैं जैसे आलू है, जौ है, चना है, सरसों है, गेहूँ है, मटर है, बरसीम है आदि ये रबी की फसलें हैं। जायद की फसल की बात करेंगे तो यह मई जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। प्रमुख जायद की फसलें हैं ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, लौकी है, कद्दू है, भिंडी है आदि। जल संवर्धन की बात करें तो जल संवर्धन यह खेती करने का एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। पौधे को पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। इस तकनीक को पोषक तत्वों को जल में मिलाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। प्याज की खेती की बात करें तो प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करना, इसके बाद बीज को बोना, फिर खरपतवार को हटाना, इसके बाद प्याज को उखाड़कर बाहर निकालना और फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। खाद खाद यानी कि फर्टिलाइज़र। खाद पशुओं के मलमूत्र, पौधों के अवशेष और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। खाद मिट्टी के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्मजीवी, ह्यूमस और संरचना प्रदान करती है जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उर्वरकों उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। खाद जैव निम्नीकरण है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाती है। फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार। बात करेंगे मकर संक्रांति। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में मनाया जाने वाला त्यौहार है मकर संक्रांति। बिहू जो होता है वो असम में मनाया जाता है। वैशाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है पंजाब में और हरियाणा में अधिक मनाया जाता है। लोहड़ी, यह त्यौहार पंजाब में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। पूरम विशु केरल में मनाया जाता है। नवा पर्वा बंगाल में मनाया जाता है। गुड़ी पर्वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। बंगाला मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुम्बा, कजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बात करेंगे उधियू। उधियू उधियू सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उनको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधियू गुजराती में उधियू का मतलब होता है उल्टा। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। हम बात करेंगे लिंगूफेन। लिंगूफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। बात करेंगे खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। चीज़ें होती हैं और घरेलू उपाय कौन से होते हैं? दूध को उबाल दें, खराब नहीं होगा। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रख दें, खराब नहीं होंगे। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दें, खराब नहीं होंगे। और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, नमी ना मिले। बात करेंगे मिड डे मील की। तो मिड डे मील स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार
शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इस अधिनियम के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। हालांकि इस कानून में संशोधन करके महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष का प्रस्ताव है। यह बिल संसद में पेश किया गया है लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह की कानूनी आयु अलग अलग हो सकती है। मिश्रणों को अलग करने के तरीके: थ्रेसिंग या गहाई करना। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में ठंडल को पीटकर अनाज के बीज निकले जाते हैं और ठंडल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं या धान के दानों को उनके तनों से अलग करना। बात करेंगे निष्पावन विधि। निष्पावन विधि की बात करेंगे तो यह मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या हवा के झोंके से अलग करने की एक विधि है। उदाहरण के लिए गेहूं या चावल के दानों से भूसी को अलग करना। बात करेंगे निस्पंदन या निथारना। निस्पंदन या निथारना यह विधि एक फिल्टर पेपर या कपड़े के माध्यम से मिश्रण को पास करके एक अघुलनशील ठोस को तरल से अलग कर सकती है। ठोस कण फिल्टर में फंस जाते हैं जबकि तरल गुजर जाता है। उदाहरण के लिए चाक पाउडर और रेत को छानकर पानी से अलग किया जा सकता है। बाष्पीकरण: इस विधि में घुलनशील ठोस को तरल से अलग किया जाता है। इस विधि में घोल सॉल्यूशन को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि सभी तरल वाष्पित न हो जाएं और ठोस बाकी रह जाए। उदाहरण के लिए नमक और चीनी को पानी से बाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। आसवन विधि। आसवन विधि यह विधि घोल को उबालकर और वाष्प को एक अलग कंटेनर में संग्रहित करके एक तरल को घोल से अलग कर सकती है। क्वथनांक वाला तरल पहले वाष्पित हो जाता है और एकत्र हो जाता है जबकि अन्य तरल या ठोस मूल कंटेनर में रहता है। उदाहरण के लिए आसवन द्वारा पानी को खारे पानी या एथेनॉल से अलग किया जा सकता है। निस्तारण की बात करेंगे तो निस्तारण में पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। पृथक्करण फनल सेपरेटिंग फनल यह विधि दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग कर सकती है। इस विधि में मिश्रण को कीप में डाला जाता है और जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। सघन द्रव निचली परत बनाता है और नल के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है जबकि कम सघन तरल ऊपरी परत बनाता है और ऊपर से डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए तेल और पानी को अलग करने वाली कीप का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। बीनना हैंड पिकिंग यह हाथ से बेकार सामग्री को अलग करने की एक विधि है। उदाहरण के लिए अनाज से पत्थर और कीड़ों को हटाना। चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन यह अलगाव की एक विधि है जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के लिए चुंबक का उपयोग करती है और उन्हें
गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग करती है। उदाहरण के लिए लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर से अलग करना। छानना, सीविंग, यह पृथक्करण की एक विधि है जिसमें विभिन्न आकारों के घटकों वाले ठोस मिश्रणों को अलग करने के लिए छलनी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मोटी रेत और कंकड़ से एक महीन रेत को अलग करना। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। इसीलिए इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूल रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो यह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि किस रंग का किस रस का किस र, किस रस का कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी मधुमक्खी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी इन्हीं का। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के टंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। स्तनधारी सरीसृप, कीट एवं पक्षी। स्तनधारी मैमल्स। स्तनधारी जीव वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी तापमान के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी होते हैं। सरीसृप की बात करेंगे तो सरीसृप में रेप्टाइल्स आ जाते हैं। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा ट्वेट्रा आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। इंसेक्ट, कीट। कीटों के प्रमुख उदाहरण हैं मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, केंचुआ, ततैया, झींगुर, दीमक, मकड़ी, टिड्डा, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू आदि कीट हैं। पक्षी, पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं मोर है, गौरैया है, कबूतर है, बतख है, उल्लू है, कौवा है, चमगादड़ है, गिद्ध है, मैना है, बाज है, हंस है। परजीविता और सहजीविता। परजीविता और सहजीविता परजीविता और सहजीविता। परजीविता परजीविता प्लाज्म वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जू, अमरवेल, एंट अमीबा, पीता कृमि आदि। तो जब एक जीव को फायदा होता है तब दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है। ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। सहजीविता सिम्बोसिस, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधे का यही गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी जैसे जीविता के उदाहरण हैं। बगुला और भैंस जो होती है, बगला और भैंस सहजीवी का संबंध है जिसमें दोनों को लाभ मिलता है।
बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर पलने वाले कीड़ों को, मक्खियों और अन्य जीवों को, परजीवियों को खाता है जो भैंस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसे बगुला का पोषण मिलता है और भैंस का संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। जानवर। जानवर जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जानने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काली तो ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान, शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 स्त्रियों मेलेनियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। पर जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उन्हें सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा वस्तुओं को काले, सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट रंग में देख पाते हैं। जानवरों का शिकार। हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक कानून है जो भारत में वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए पारित किया गया है। इस कानून के तहत कुछ प्रजातियों को संरक्षित अनुसूचियों में शामिल किया गया है जिनके शिकार, संग्रहण, कब्जा या व्यापार पर प्रतिबंध है। इसी अधिनियम के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है। कुछ जानवरों की नींद। गाय जो होती है 4 घंटे सोती है और जिराफ जो होता है 2 घंटे सोता है। अजगर जो होता है 18 घंटे सोता है। बिल्ली जो होती है 12 घंटे सोती है। बात करेंगे स्लॉथ की। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ एक जानवर है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्षों के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी की पत्ती खाकर अपना पेट भरते हैं। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के आवास को सुरक्षित करना और उनकी संख्या को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 53 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं।
18 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को नवीन रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी 200 का इजाफा हुआ है। 2023 में भारत में बाघों की संख्या 3167 है। हाथी की बात करेंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी में लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हथनी होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14-15 साल तक हाथी की इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। बात करेंगे लंगूर की। बबून। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उसे चौकन्ना करता है। कुत्ता। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है फिर कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। सांप की बात करेंगे। सांप हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नांग है, करैत है, दुबैया है और अफाई है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम नामक दवाई दी जाती है, सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपने सिर हिलाते हैं, जिससे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। बात करेंगे केंचुआ। केंचुए की बात करेंगे। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। बात करेंगे चींटियों की। तो चींटियाँ जो होती हैं, चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है और रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं और चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध
के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट। सामाजिक कीट सोशल इंसेक्ट दीपक, ततैया, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ होते हैं। ये समूह में रहते हैं। मच्छर। मॉस्किटो। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे। मच्छर जो होते हैं वो हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे, सॉल की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। बात करेंगे मच्छरों से बचने के उपाय। मच्छरों से बचने के उपाय के लिए बताएं। रुके हुए पानी में इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने या छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की प्यूपल घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उनके उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पक्षियों के पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। पक्षियों की आँखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, इसीलिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। पक्षियों के पंखों के
दोनों को ओर मुलाय दोनों ओर का मुलायम भाग बॉर्ब कहलाता है। बॉर्ब रेचिस की शाखाएं होती हैं जो पंख की कलम के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। बॉर्ब में छोटी शाखाएं